हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम जो भाग जो 4 हैं पिछले वीडियो में, वो हम राजस्थान प्रदेश एक नज़र में खंड ए है, जो राजस्थान सिखवाल मानचित्रावली बुक है, उसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका जो खंड ब है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम राजस्थान की भूगोल के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप। इसके 2 पार्ट हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने। राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप पार्ट फर्स्ट है ये। इसके नीचे ही जस्ट ये पार्ट सेकंड होगा। तो इसमें पूरा का पूरा जो राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें राजस्थान प्रदेश के भौतिक स्वरूप भाई कैसा है, कैसे क्या क्या क्षेत्र हैं, मतलब सारे भाई जिले हैं जिनको किस किस क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस तरीके से हम पूरे इसमें बात करेंगे, कैसी वहाँ की जलवायु है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये तो आप जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है सिखवाल की बुक। चलो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट है वो है हमारा राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस राजस्थान के मैप को, जो कि इसमें दिखाया गया है, राजस्थान का जो पूरा मैप है, इसको हमने 4 भागों में बांटा गया। पूरे हमारा जो राजस्थान है उसको हमने भौतिक स्वरूप की अगर बात करें हम, तो उसमें 4 भागों में बांट दिया, 4 प्रदेशों में बांट दिया। तो सबसे पहला जो प्रदेश है वो हमने बताया, सब जो इसमें आपको कलर भी दिख रहा होगा, जो बिल्कुल एकदम डार्क है, ये एक पूरा प्रदेश है। दूसरा, जैसे कि दूसरा प्रदेश दिख रहा है जिसमें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश है। तीसरा प्रदेश है पूर्वी मैदान, जो तीसरा भाग है। और नीचे की तरफ जो दिख रहा है, और ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है हमें, ये वाला एकदम ब्लैक ब्लैक, ये चौथा प्रदेश है, जिसको हमने बोला है उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी प्रदेश। इसको बोला है हमने क्या, दक्षिण पूर्वी प्रदेश। ये हमारा हो गया क्या, पूर्वी मैदान प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये हमारा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये हमारा जो पूरा एकदम ब्लैक भाग है, पूरा का पूरा जो ब्लैक पार्ट है, ये है हमारा पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। 4 भागों में बांट दिया हमने राजस्थान को। क्या किस किस भागों में बांट दिया, 4 भागों में। नंबर 1 है हमारा, ये पूरा का पूरा है, ये है हमारा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। और जो नंबर 2 है वो है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है हमारा उत्तर पूर्वी प्रदेश। नंबर 4 है हमारा उत्तर पूर्वी प्रदेश। अच्छा, अब हम एक एक प्रदेश की बात करेंगे। जैसे कि अब ये जो जिसके अंदर दिखाया गया है कि भाई हमने देखा कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, इसका नाम है, हमने पूरा देखें तो क्या है ये, उत्तर पश्चिमी। जैसे हम बात करते हैं मैप की, तो ये हमारी दिशाएं होती हैं। जैसे हम बात करें तो ये है हमारा, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी इसकी उत्तर पश्चिमी। अब इसमें 3 भागों में इसके भी मुख्यतः 2 भाग हैं उत्तर पश्चिम के भी, जो आपको दिख रहे होंगे। एक तो है शुष्क मरुस्थल प्रदेश, और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अब इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, इस पूरे जो हमारा जो उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है, जैसे कि हम इसके अंदर बात करेंगे उत्तर पश्चिमी, जो हमें यहाँ पे दिया भी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश की। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं मुख्यतः, इसके अंदर है जैसलमेर, जो आपको दिख रहा होगा, जैसलमेर, बीकानेर, ऊपर है हमारा श्री गंगानगर, इसके साइड में है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर का कुछ भाग, नागौर का ज़्यादातर भाग, जोधपुर पूरा, बाड़मेर पूरा, जालोर भी पूरा, और पाली का कुछ भाग। तो ये जो ज़िले हैं कौन कौन से, वापस हम देखते हैं। हमने सबसे पहले, जैसे वापस से हम बात करें तो हमने राजस्थान को 4 भागों में, 4 प्रदेशों में बांट दिया था। एक प्रदेश का जो नाम था, जो पूरा का पूरा मैप में दिखाया भी है, इसमें पूरा का पूरा एकदम ब्लैक है, इसको हमने बोला था क्या, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। दूसरा जो भाग है उसको हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश बोला। और तीसरा जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा भाग है उसे हमने उत्तर पूर्वी प्रदेश बोला, दक्षिण पूर्वी, सॉरी। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
उत्तर पश्चिमी प्रदेश की। किसकी? उत्तर पश्चिमी प्रदेश की। अच्छा, अब उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंदर हमने ज़िले भी देख लिए। कौन कौन से ज़िले हैं? जैसलमेर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है। अब इनमें से कुछ ज़िले ऐसे हैं जो पूर्णतः इस क्षेत्र के अंदर नहीं आते। कौन कौन से ज़िले हैं वो? जैसे हम देखें तो इसके अंदर एक जालोर है, एक पाली है, एक नागौर है, एक सीकर है और एक झुंझुनू है, जो पूर्णतः नहीं आते। इनका कुछ भाग आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि तो हमने ये देख लिया था। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर हम याद क्या क्या रखें। तो सबसे पहले ये ऊपर एक कुछ शब्दावली दी हुई है, इनको भी हमें याद रखना है। क्या क्या शब्दावली है? हमारे राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको मरु के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मरु के नाम से जाना जाता है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं उनको मेरू के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है हमने देखा था नीचे की तरफ, तो उसको हम माल के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको बता भी दूं, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा है दक्षिण पूर्वी प्रदेश। इसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को माल के नाम से जानते हैं। और जो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश था ये वाला, इसको हम जानते हैं मेरू के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मेरू के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मेरू के नाम से। अरावली पर्वतीय प्रदेश को, इसको हम मेरू के नाम से जानते हैं, मेरू के नाम से। और जो हमारा जो दक्षिण पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश है, या मरुस्थलीय प्रदेश हमने कहा है इसे पूरे के पूरे, ये जो प्रदेश है पूरा का पूरा, ये है पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश। क्या? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे ही हम उत्तर पश्चिमी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ना, इस शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, घग्गर का मैदान, ये इसके भाग हैं। उत्तर जो पश्चिमी प्रदेश है, या इसे मरुस्थलीय प्रदेश भी जानते हैं, इसको हम मरु के नाम से जानते हैं राजस्थानी भाषा में। इस क्षेत्र को पूरे को हम क्या कहते हैं? मरु कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु। ठीक है, अब इसके भी अंदर भाग आएंगे। जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, घग्गर का मैदान। तो हम बात कर रहे थे अब इस क्षेत्र के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे ऊपर। सॉरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल टेथित सागर का अवशेष है। ये क्या है? जो थार का जो मरुस्थल है, ये किसका, कौन से सागर का अवशेष है? क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। टेथिस सागर का अवशेष है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है पूरी की पूरी जो आपको दिख रही है, ये अरावली पर्वतमाला है जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है। इसके जो पश्चिम में जो स्थित है, ये पूरा का पूरा पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र को पूरा का पूरा किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी रेतीली भूमि। किस नाम से? पश्चिमी रेतीली भूमि के नाम से जाना जाता है। ये जो पश्चिमी रेतीली भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका आधार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। जिसका आधार कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, जहां हम मैप के अंदर देख रहे थे, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, दो भागों में बांटा है। जो राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल में, जो राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। ये क्या है कि हमने चार प्रदेशों में, भौतिक प्रदेशों में बांटा था राजस्थान को, जिसमें था हमारा एक उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था हमारा पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और चौथा था हमारा दक्षिण पूर्वी प्रदेश। अब हम बात करें कि ये राजस्थान को जो पूरा क्षेत्रफल को हमने बांट दिया 4 प्रदेशों में। अब जो ये प्रदेश है, कौन सा वाला? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये 2/3
2/3 क्षेत्रफल कवर करता है राजस्थान का कुल यह प्रदेश। अच्छा, अब ये भी हमने देख लिया कि भाई दो भागों में बांटा है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला है, क्या याद रखना है हमें। तो यहाँ रेत के विशाल लहरदार टीले धोरे कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है, जो हमने पढ़ा था कि भाई टेथिस सागर का अवशेष है, जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, जिसे पश्चिम में स्थित उन्हें हम पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि इसका आधार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। दो भागों में से बांटा था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेतीले जो टीले हैं, क्योंकि थार का मरुस्थल है तो वहाँ ये तो है नहीं कि एकदम प्लेन भूमि है वहाँ पे एकदम, तो यहाँ पे क्या है पूरे रेत के टीले, रेत ही रेत है, तो उन रेतीले टीलों को हम धोरे कहते हैं, धोरे कहते हैं। जहाँ पे हमारे बाहर के जो टूरिस्ट है वो घूमने के लिए, तो बाहर के जो यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो घूमने के लिए भी आते हैं रेत ये धोरे को देखने के लिए। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। यह जो पूरा का पूरा जो हमारे क्षेत्र राजस्थान का पूरा जो क्षेत्रफल है 100%, उसमें से 61.11% है ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से या मरु के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर राज्य की 40%, अब क्षेत्रफल तो कितना है राजस्थान का कुल में, ये कितना कवर करता है 61.11%, और जो राज्य की जो 40% जनसंख्या है, कितनी, राज्य की 40% जो जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में निवास करती है। अच्छा, अब आगे बोला है इस प्रदेश में 20 से 25 सेंटीमीटर, कितनी, 20 से पूछ लिया जाएगा कि यहाँ जो ये 4 प्रदेश दे दिए जाएंगे या फिर दे दिया जाएगा कि उसमें भाई 20 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा निम्न में से किस प्रदेश में होती है, तो हमें हमारा जो आंसर होगा वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होगा। 20 से 50 सेंटीमीटर, सॉरी 20 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु, कैसी, शुष्क, क्योंकि भाई सूखा है पूरा का पूरा, रेतीला है, तो वहाँ की शुष्क जलवायु होगी। शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु तथा रेतीली बलऊ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, एक तो यहाँ की जलवायु कैसी है, अब जलवायु भी हमने देख ली, क्योंकि हम पूरी की पूरी भौतिक की बात कर रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल में ये जलवायु, पानी, हवा, पानी, वर्षा, भूमि, ये सभी की बात करनी है, क्षेत्रफल कितना क्या है किस क्षेत्र, तो यही बातें हमें करनी है। तो इसमें जो हमने यहाँ की जलवायु देखी है वो कैसी है, शुष्क जलवायु है, और यहाँ पर शुष्क विषम जलवायु है, और रेतीली मिट्टी कैसी पाई जाती है, रेतीली बलऊ मिट्टी पाई जाती है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी व जन घनत्व वाला मरुस्थल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एकमात्र ऐसा विश्व का मरुस्थल है, एकमात्र कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि टेथिस सागर का अवशेष है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा ऐसा है, ये ऐसा मरुस्थल है विश्व का जिसमें आबादी और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। मतलब यहाँ पे ऐसे विश्व में एक मात्र ऐसा है जिसमें, मरुस्थल तो बहुत सारे हैं, थार का मरुस्थल है, पर ये इसमें ऐसा, ये हमारा ऐसा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है विश्व के अन्य जो मरुस्थल है उनके कंपैरिजन में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अलग अलग तरीके के जीव और अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि रुक्ष क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इस क्षेत्र को हम रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करके इसमें दिया है, इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले बरखान कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले, जो हमने मिट्टी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ बलऊ मिट्टी पाई जाती है, तो वो जो टीले बन जाते हैं किस तरीके के, अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा की तरह, उन्हें हम बरखान कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा में बरखान कहते हैं। हमारे राजस्थानी भाई जानते होंगे, जैसलमेर बाड़मेर के। तो अब आगे चलते हैं। पवनों के समकोण विपरीत पर बनने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या, पवनों के समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे बरखान बालू का स्तूपों के प्रकार बरखान, पैराबोलिक व रेखीय आदि हैं। अब ये बालू का जो स्तूप है
इनके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे बरखान है, पैराबोलिक है, अर्धचंद्राकार को जैसे हमने बरखान बोला था, एक पैराबोलिक है, एक रेखीय है। तो बरखान के बीच का मार्ग गारो कहलाता है। क्या? बरखान के बीच का मार्ग क्या कहलाता है? गारो कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट, अब इसमें आगे जो हम बात करेंगे, हमने पीछे पढ़ा था ये कि इसको हमने दो भागों में बांट दिया था। एक भाग था राजस्थान शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो सॉरी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? पुनः 4 भागों में बांट देते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा बांगर या शेखावटी प्रदेश। कौन सा है? बांगर या शेखावटी प्रदेश। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुएं को जोहड़ कहते हैं शेखावटी या बांगर प्रदेश में। अब तो और घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। अब दूसरा जो भाग है, इसको हमने 4 भागों में बांटा है, तो दूसरा जो भाग है वो है हमारा घग्गर का मैदान। क्या है? घग्गर का मैदान, जो कि आपको दिख रहा है ये घग्गर का मैदान, जो कि हमारे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर हैं, इनको कवर करता है। घग्गर का जो मैदान है, दूसरा जो हम भाग है घग्गर का मैदान। तीसरा है उच्च नागौरी प्रदेश। क्या? उच्च नागौरी प्रदेश तीसरा जो हमारा है, इसका भाग जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका तीसरा भाग है उच्च नागौरी प्रदेश। राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ये जो उच्च नागौरी प्रदेश है, इसमें नागौर है, अजमेर है, और ये पाली के कुछ जिले, तो ये पाली का कुछ भाग, ये सब इसमें कवर होते हैं। तो इसमें राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य में क्या पाई जाती है? कुबड़ पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुबड़ पट्टी पाई जाती है। नंबर 4 है इसका गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन। चौथा भाग है इसका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। अब इस प्रदेश के बारे में बात करते हैं। चौथे के बारे में थोड़ा दिया है। गोडावनी, चौथे का नाम क्या है? गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानों की ओर हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है भाई? दिल्ली हमारे टच में है, दिल्ली हमारे सीमा के पास में ही है थोड़ा, क्योंकि अलवर के वहाँ से टच में होता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों की ओर भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति, जो थार मरुस्थल है उसकी स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालूपा स्तूपों से पटी पड़ी है। किससे पड़ी है? किस तरीके के स्तूपों से पटी पड़ी है? बालूका स्तूपों के हमने प्रकार देखे थे, किस किस तरीके के। एक तो था हमारा बरखान, एक था हमारा पैराबोलिक, एक था हमारा रेखीय बालूका स्तूपों के प्रकार। तो ये जो थार का मरुस्थल है, इसकी जो स्थलाकृति है वो पैराबोलिक प्रकार के बालूका स्तूपों से पटी पड़ी है। तो मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं। मरुस्थल में क्या मिलते हैं? फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं। यानी कि क्या होते हैं फ्रिएटोफाइटस? ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। कितनी? 20 से 30 फीट, जिन्हें हम फ्रिएटोफाइटिस कहते हैं। ऐसे पौधे, ऐसे पादप जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है। इसी कारण पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। इसी कारण क्या? पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप, जिन्हें हम बालू के स्तूपों को क्या हमने देखा था? रेत के टीलों को हम क्या बालू का स्तूप बोलते हैं, पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। क्या प्रदेश कहलाता है? ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप, रेत के टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में स्थित खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया झील कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल ये जो भाग है पश्चिमी मरुस्थल, इसमें जो खारे पानी की जो बड़ी झीलें हैं उनको हम पलाया झील कहते हैं। अब एक प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किसके अनुसार? ये हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा हैं
उसके अनुसार हमारे राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, कितने में बांटा है, 7 प्रदेशों में बांटा है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कुछ इम्पोर्टेंट है, अगले प्रदेश के अभी हम नीचे बात करेंगे। इसके अलावा कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं इन्हीं प्रदेशों के बारे में। राजस्थान, जैसे ऊपर ये वाला पॉइंट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा जो कारण है वो वन उन्मूलन है। वन उन्मूलन क्या होता है, अब ये मरुस्थलीकरण क्यों होता है भाई, हमारे दिमाग में आएगा। मरुस्थलीकरण तो हम पढ़ रहे हैं, मरुस्थलीकरण में पानी की कमी, ये सब हमें बड़ी समस्याएं होती हैं, पर ये होता इसका कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण है वन उन्मूलन, जिसको हम वन उन्मूलन क्या होता है, अनियंत्रित पशुपालन, मतलब ज़्यादा पशुओं का बढ़ना एवं वर्षा की कमी, ये हमारा मुख्यतः इसका मरुस्थलीकरण का कारण है। जैसे जैसलमेर जो ज़िला है, ये जैसलमेर ज़िला है हमारा। जैसलमेर ज़िले का जो नाचना गांव है, यहाँ पे कौन सा गांव है, एक नाचना गांव है, जो हमें दिया भी है नाचना गांव, रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। रेगिस्तानी प्रसार के लिए मतलब माना जाता है कि यह बहुत तेज़ी से रेगिस्तान का प्रसार कर रहा है, फैलाव कर रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है ये वाला, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान हमने पढ़ा था, ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा है हमारा पश्चिमी राजस्थान, ये जो हमें दिया है ये पूरा का पूरा हमारा ये पश्चिमी राजस्थान है। क्योंकि हम देखते हैं कि मैप के अनुसार अगर हम दिशाओं को बांटें तो ऊपर जो हमारे सर की तरफ होता है वो उत्तर, नीचे पैरों में होता है वो दक्षिण, हमारे जो सीधे हाथ की तरफ होता है वो पूर्व, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है वो पश्चिम होता है। जैसे इसको हम 4 भागों में बांट दें तो ये पूरा का पूरा निकल के आ जाता है, तो ये पश्चिम है हमारा, क्या है, पश्चिम है। तो इसमें बोला है कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयताकार आकृति के। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर इसराना बाखर, ऊंचाई 839 मीटर है। वापस देखते हैं क्या बोला है, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। बिल्कुल हमारे समझ आ गया कि भाई पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, जैसलमेर है, कुछ बाड़मेर है, जोधपुर है कुछ, और ये बीकानेर कुछ, तो ये भाग हैं, ये हमारे पश्चिमी भाग में आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बोल रहा है कि यहाँ पे कैसे गांव पाए जाते हैं, कैसे गांव पाए जाते हैं, आयताकार, कैसे, आयताकार। अच्छा, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर, अब जालोर की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है इसराना बाखर। सर्वोच्च चोटी मत कर देना गुरु, शिखर वो है इसराना बाखर। कितनी है उसकी हाइट है उसकी 839 मीटर। कितनी है, 839 मीटर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा हमारा प्रदेश है, जो है हमारा दूसरा प्रदेश कौन सा है, हमारा दूसरा प्रदेश है हमारा पूर्वी मैदानी भाग। क्या, पूर्वी मैदानी भाग, ये जो हमने पढ़ा था पूर्वी मैदानी भाग या पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये वाला। अच्छा, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई सबसे पहले कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा भाग दिख रहा है, जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, ये पूरा का पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश है या पूर्वी मैदानी भाग है, जिसकी हम दूसरे भाग की चर्चा कर रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, अब इसके अंदर हम देखेंगे बांसवाड़ा का कुछ आधा भाग है, प्रतापगढ़ पूरा है, चित्तौड़गढ़ भी लगभग पूरा है, पर कुछ भाग दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में है जो हमें काला काला दिख रहा है। भीलवाड़ा का ज़्यादातर भाग इसके अंदर है, अजमेर का ज़्यादातर भाग इसके अंदर है, टोंक पूरा का पूरा लगभग इसी में है, जयपुर का भी कुछ भाग इसमें है, सवाई माधोपुर लगभग इसी में है, और दौसापुरा इसमें है, और भरतपुर इसमें है पूरा, और कुछ भाग अलवर का जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेशों में है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर पूर्वी मैदानी जो भाग हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो इन लाइनों को हम पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूर्वी मैदानी भाग। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। कितना है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। कितना, 61.11% है। अच्छा, अब हम देखते हैं जहाँ पर अब यह पूर्वी मैदानी भाग की बात कर रहे हैं तो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 23% है।
और यहाँ पर राज्य की 39% कितनी, राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, मतलब कि यहाँ पे वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें वहाँ पे हमने देखा था कि 20 से 50 के बीच में होती है। जहाँ पे हमने देखा था, देख लेते हैं वापस से, जहाँ पे हमने देखा था वापस से, हम रिवीजन भी हो जाएगा। तो 20 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे कितनी परसेंट कुल क्षेत्रफल का है, ये हमारे राजस्थान का 61.11 है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, 40% रहती है। और यहाँ पे क्षेत्रफल का नाम भी किलोमीटर में बताया था कितना, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो अब इसको हम ध्यान में रखते हुए देखें तो नीचे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा है। यहाँ तो भाई 50 से 80 सेंटीमीटर है। जब सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा, सेंटीमीटर, जब ये वर्षा का एक मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर में, जब ये बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि वर्षा ज़्यादा होती है। 50 से 80 का मतलब है ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ तो उत्तरी जो पश्चिमी मैदान प्रदेश हैं उसमें तो वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर ही है। पर एक चीज़ है कि वो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, उसका भौतिक जो क्षेत्रफल है उसमें से ज़्यादा कवर करता है। कितना करता है, 61.11%। परंतु ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये 23% कवर करता है, मतलब उसके कंपैरिजन में आधे से भी कम करता है। अच्छा, परंतु एक चीज़ है कि यहाँ पे जो जनसंख्या है, क्षेत्रफल कम होते हुए भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। कितनी रहती है, 39%, जो कि लगभग जो हमारा उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, जो लगभग 40% वहाँ जनसंख्या रहती है, बस उससे 1% ही कम है। वर्षा यहाँ पे ज़्यादा होती है उसके कंपैरिजन में। अब आगे चलते हैं। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु, हमने वहाँ पे देखा था कैसी जलवायु पाई जाती थी, शुष्क जलवायु पाई जाती थी। और मिट्टी कैसी थी, बलुई मिट्टी थी, बलुई मिट्टी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र जलवायु है। आर्द्र मतलब थोड़ी नमी वाली है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पूछ ले कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो हमारी जलोढ़ दोमट मिट्टी है। अब प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है कि या तो कुल क्षेत्रफल पूछ लेगा, कंपैरिजन पूछ लेगा, भाई निम्न में से 23% दे दिया, निम्न में से किसका, कौन से प्रदेश का ये क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो इस तरीके से जनसंख्या से भी पूछ सकता है, वर्षा से भी पूछ सकता है, जलवायु से भी पूछ सकता है। तो ये हमें एक एक पॉइंट जो है सिकवाल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोमट मिट्टी हमने देख लिया कि जलोढ़ जो दोमट मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अब इसी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब वहाँ भी एक पॉइंट आया था कि सर्वाधिक जो विश्व की जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या जो निवास करती है वो इस मरुस्थल में करती है, जिसे हम उत्तर पश्चिमी प्रदेश को थार का मरुस्थल, जिसे टैथिस सागर का अवशेष है, वो कहते हैं। परंतु हम राजस्थान की जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो जो सर्वाधिक जो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो जो इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी जैसे उसको हमने देखा था, उसको भी हमने 4 भागों में बांटा था, तो इसे भी हमने 4 भागों में बांटा है। जो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा चंबल बेसिन जिसे हम जहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ इसी बेसिन के सवाई माधोपुर ज़िले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ जो पाए जाते हैं वो इसी बेसिन में, सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। दूसरा है माही बेसिन, तीसरा है बनास बेसिन। ये एक तरीके से नदियों के नाम पे पड़े हैं। चंबल बेसिन चंबल नदी, माही बेसिन माही नदी, बनास बेसिन बनास नदी, और बाणगंगा का मैदान, जो कि बाणगंगा भी एक नदी है। तो ये पूरे के पूरे इनके नाम पे पड़े हैं। 4 हो गए, ये 4 भागों में बांट दिया। इसको भी हमने किसको, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है या ये जो पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है इसे। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। अब ये जो मैदान पूछ ले या प्रश्न में आ जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो मैदान है वो दक्षिण में तो मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ जलवायु की दृष्टि से बनास का मैदान उष्ण आर्द्र होता है। कैसा होता है,
उष्ण आर्द्र होता है, जहाँ वार्षिक वर्षा औसत लगभग वार्षिक अगर हम साल भर की बात करें तो उसका जो औसत वर्षा है वो 6.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर है। चलो अब हम बात करते हैं हमारा जो राजस्थानी भौतिक प्रदेश का जो भाग फर्स्ट है इसके अंदर ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। तो ये पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक एक पार्ट को हम बहुत धीरे धीरे कवर करेंगे और एक एक डेली हमारा टॉपिक कवर होगा जिसके सारे पार्ट वो हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपको पता ही है कि भूगोल का, राजस्थान भूगोल का चल रहा है, जिसका जो एक फर्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप, जिसके 2 पार्ट हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसका दूसरा पार्ट है ये प्रदेश का भौतिक स्वरूप सेकेंड। अब इसी यही मैप है पूरा का पूरा, बस इसके 2 जो पार्ट बचे हैं। हमने किस किस की बात कर ली? पार्ट फर्स्ट में हमने बात कर ली इसकी, जिसे हमने बोला था उत्तर पश्चिमी प्रदेश। क्या बोला था हमने? उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ठीक है। और दूसरे की हमने बात कर ली पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर ली। अब हम बच गए कौन कौन से? एक बच गया हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश और एक हमारा बच गया दक्षिण पूर्वी प्रदेश। इसको हम जो ये पूरा ब्लैक ब्लैक है जो हाड़ौती का पठार है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? दक्षिण पूर्वी प्रदेश है। तो इस पार्ट 2 में हम इन 2 को बचे हुओं को इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी पठार, जैसा कि आपको ऊपर दिया है, दक्षिण पूर्वी पठार को ही हम हाड़ौती का पठार कहते हैं या लावा का पठार कहते हैं। प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण पूर्वी पठार के निम्न में से नाम हैं, निम्न में से नाम है, ये नाम दे देगा, हाड़ौती का पठार दे देगा, लावा का दे देगा, या फिर हाड़ौती कोई भी दे सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं तीसरा जो प्रदेश है दक्षिण पठारी प्रदेश। अब सबसे पहले तो मैप को हमें सबसे पहले देखना है। मैप हमारी जान है और जान में जो मैप है वो पूरा का पूरा देखना है कि भाई क्या क्या है इसके अंदर, सारी चीज़ हमें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो मैप है हमारा वो है हमारा हम बात कर रहे हैं अब किसकी? दक्षिण पूर्वी प्रदेश की। ये वाला जो भाग है पूरा एकदम जो ब्लैक है नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा। अब अगर इसको मैंने बताया था, अगर मैप को हम बांटें इस तरीके से तो ये मुख्यतः इस तरीके से बढ़ता है। इस तरीके से हम देखते हैं, ये ऊपर हो जाती है उत्तर, ये हो जाती है पूरब, ये हो जाती है ये हो जाती है हमारी पश्चिम, ये हो जाती है हमारी दक्षिण। तो इसके बीच में आ जाता है जो ये क्षेत्र बच गया, ये इसके बीच में आ रहा है पूरा, तो इसे हमने बोल दिया दक्षिण पूर्वी प्रदेश। क्या बोल दिया? दक्षिण पूर्वी प्रदेश। ठीक है, आप मेरी ऑडियो पे ध्यान देना, मार्कर थोड़ा मैं अपनी कोशिश भी कर रहा हूँ लिखने की, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। चलो अब हम देख रहे हैं कि भाई जो दक्षिण पूर्वी प्रदेश है, जिसे हम हाड़ौती का पठार या लावा का पठार कहते हैं, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं ये हम देखेंगे। जिसके अंदर है, अब इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, हमने देखा कि कोटा है, ये पूरा का पूरा है कोटा, जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये कोटा है, ये बारा है, ये झालावाड़ है, ये पूरे के पूरे ज़िले आ रहे हैं। ये बूंदी है, ये बूंदी है, ये चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग आ रहा है, ये भीलवाड़ा का भी कुछ भाग आ रहा है, टोंक का थोड़ा बहुत भाग है, सवाई माधोपुर का भी कुछ भाग है, करौली का भी कुछ भाग है, और ये है हमारा धौलपुर, ये लगभग पूरा ही है। तो ये हमारे मुख्य इसके अंदर ज़िले हैं। किसके अंदर? पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, जिसे हम हाड़ौती का पठार या फिर लावा का पठार कहते हैं। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। याद रखने के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सबसे पहले तो दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, इन्हीं तीनों नामों से जाना जाता है। ये मालवा के पठार, ये किसके? मालवा के पठार या अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालवा का पठार? मालवा का पठार है कि जो अरावली पर्वतमाला है और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली जो पर्वतमाला है, उसके जो मध्य का भाग है उसे हम मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। और वहीं पे ये पूरा का पूरा स्थित है। और भाई हमने देखा था अरावली की पर्वतमाला भी देखी थी हमने, ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला है जो आपको दिख रही है ये। और इधर का जो भाग है वो विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का ये जो भाग है ये हमारा मालवा का पठार है। तो ये मालवा के पठार में ही स्थित है। अच्छा, जिसकी मिट्टी का रंग काला है, यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग कैसा है? काला है। अब देखो,
अब प्रदेश के हिसाब से हमने मिट्टी को भी विभाग अलग अलग भागों में वर्गीकरण कर दिया। भाई इस प्रदेश की ये मिट्टी होगी। जलवायु को हमने वर्गीकरण कर दिया, वर्षा को हमने सेंटीमीटर में अलग अलग वर्गीकरण कर दिया, या फिर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसको कर दिया अलग हमने, या फिर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या क्षेत्रफल की, तो उसको भी हमने अलग अलग कर दिया है। तो ये अब इसकी जो हमने बाकी में देखी थी कि वहाँ पे हमने अभी पिछले में पढ़ी थी, पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी, कौन कौन सी, उत्तर पश्चिमी प्रदेश या थार मरुस्थल जिसमें मिट्टी थी कौन सी, बलुई मिट्टी थी। यहाँ फिर हमने दूसरे की बात करी तो उसमें जब हमने बात करी तो उसमें कौन सी मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी थी। अब तीसरे की हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार की, किसकी, दक्षिण पूर्वी पठार की, जिसमें मिट्टी कैसी पाई जाती, काली मिट्टी, काला है ये, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इसी मालवा के पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से जिले हैं, इसी मालवा का पठार का जो कुछ हिस्सा है वो कौन कौन से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, जिसमें बारा है, बूंदी है, कोटा है और झालावाड़ है। ठीक है, में विस्तृत है। अच्छा, जो बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। अब आ जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब ये हमें बता रहा है कि मालवा का पठार है पूरा का पूरा किस तरीके के पत्थर का है, बालू का पत्थर का है। किस तरीके का है, बालू का पत्थर का हिस्सा है। अच्छा, इस पठार की बेसाल्टिक चट्टानें अपरदित होकर काली मिट्टी में, मतलब ये जो पठार है ये किसका बना है, बालू का पत्थर का बना है। अब इसकी जो चट्टान है वो अपरदित होती है, मतलब टूटती है, और टूटकर वो किसका निर्माण करती है, काली मिट्टी का निर्माण करती है। जब भी हमने कहा कि इन प्रदेशों में किस तरीके की मिट्टी है, यहाँ की काली मिट्टी है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और हमने एक चीज़ और देखी कि भाई ये मालवा का जो पठार है ये कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में और बारा में फैला हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। अतः यह पठार काली मिट्टी से निर्मित है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यह प्रदेश राज्य का जो हमारे पूरे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 6.89% कवर करता है। कितना कवर करता है, 6.89% हमने पढ़ा था पहले उत्तर पश्चिमी प्रदेश का, जिसका कितना प्रतिशत, 61.11% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कवर करता है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश कुल क्षेत्रफल के राजस्थान का 23% कवर करता है। अब नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% क्षेत्रफल कवर करता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेम है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ रहती है, राज्य की कुल 11% लगभग जनसंख्या यहाँ रहती है। कितनी जनसंख्या रहती है, लगभग कुल 11% रहती है, निवास करती है। इस प्रदेश में वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। हमने पढ़ा था सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रदेश है जिसमें कुल जो वर्षा होती थी प्रदेश में, इस प्रदेश में वो कितनी होती थी, 20 से 50 सेंटीमीटर होती थी। कितनी होती थी, 20 से 50 होती थी। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें कितनी प्रतिशत होती थी, 50 से 80% होती थी। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, लावा का पठार, जिसमें वर्षा कितनी होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी वर्षा होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, अति आर्द्र, बहुत ही ज़्यादा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हमने देखा था कि वहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती थी। सबसे पहले हमने उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था, इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती थी। उसके बाद में हमने पूर्वी पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था जिसमें किस तरीके की जलवायु पाई जाती थी, आर्द्र पाई जाती थी। और इस प्रदेश में जो कि हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, जिसमें किस तरीके की जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ जिले में फैली हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा 1 नंबर में, मुकुंदरा की ही पहाड़ियाँ निम्न में से किन किन जिलों में फैली हुई हैं। तो हमें आंसर करना है कोटा और झालावाड़ जिले में फैली हुई है, जो कि इस क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में,
दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार या लावा का पठार। राजस्थान में भ्रत सीमांत भ्रंश बूंदी, राजस्थान के भ्रत सीमांत भ्रंश कौन कौन से हैं? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश, जो अरावली और जो सॉरी विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसके जो मिलन का जो स्थल का जो भ्रंश है, भाग है, वो महान सीमा भ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है, एक महान सीमा फॉल्ट कहलाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा प्रदेश, कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार या लावा का पठार। अब हम चर्चा करते हैं इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फिर हमारा एक और प्रदेश बचेगा जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले दिया है ये वाला जो हमारे डब्बे के अंदर बंद है, जो हमारे डब्बे के अंदर बंद है। तो इसके अंदर दिया है कि देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से कितने, देश में हमारे कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 85 डेजर्ट ब्लॉक है। इसी कारण सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिससे कि लोगों को सजग किया जाए, जिससे कि लोगों को जागरूक बनाया जाए, पानी को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए, इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम हमारे राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। अच्छा, और क्या इम्पोर्टेंट है? राजस्थान में 56वां अकाल कब पड़ा था? 1890 से 1900 AD में पड़ा था। कब पड़ा था? 1899 से और 1900 के बीच AD में पड़ा था। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे डब्बे के अंदर बंद है, वो है टोडगढ़ चोटी। टोडगढ़ चोटी अजमेर में, जबकि खो चोटी जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एक नंबर में फंस जाएगा। टोडगढ़ चोटी अजमेर में है और खो चोटी खाएं जयपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लास्ट बात करेंगे हमारे जो बचा हुआ है अरावली पर्वतीय प्रदेश की। किसकी? अरावली पर्वतीय प्रदेश की, जो कि हमारे मैप के अंदर कहाँ है? ये जहाँ पे मेरा ये मार्कर चल रहा है यहाँ पे है। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं बात कर लेते हैं। उदयपुर आता है, उदयपुर का ज़्यादातर भाग आता है। ये रहा उदयपुर। डूंगरपुर का ज़्यादातर भाग आता है। बांसवाड़ा का लगभग आधा भाग आता है। सिरोही का लगभग भाग आता है ज़्यादा। पाली का भी लगभग ज़्यादा भाग आता है। अजमेर भीलवाड़ा का भी कुछ भाग आता है। चित्तौड़गढ़ का भी भाग आता है। उसके बाद अजमेर की बात करें तो उसका भी भाग आता है। नागौर का भी भाग आता है। सीकर का भी भाग आता है। जयपुर भी आता है। अलवर लगभग पूरा सा ही आता है, आधा से ज़्यादा आता है। झुंझुनू भी आता है, सीकर भी आता है। ये मुख्यतः ज़िले हमारे किस प्रदेश में आते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। चलो अब इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, जो कि हमारे एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। क्या? चोटियों की पंक्ति, मतलब चोटियाँ ही चोटियाँ एक साथ, पहाड़ ही पहाड़ हो, लाइन बाई लाइन बाई। तो इसका नाम, इसका एक शाब्दिक अर्थ है क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या है? चोटियों की पंक्तियाँ या पंक्ति है। जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली जो पर्वत है वो भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। कैसा पर्वत माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, जिसका उद्भव कैम्ब्रियन, जिसका उद्भव कब? जिसका उद्भव कैम्ब्रियन युग के पूर्व, कैम्ब्रियन युग के पूर्व राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरान ने किया। जिसका किसने किया? जो वर्णन किया वो हेरान ने किया। किसका? राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत जो वर्णन किया, इसका उद्भव हमारे किससे माना जाता है? कैम्ब्रियन युग के पूर्व माना जाता है वह। लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला देहली क्रम की है। किसकी?
संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जो क्रम है वो किसका है, दिल्ली का है। अच्छा, सीसा, जस्ता और तांबा जैसे धात्विक धातु राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं कहाँ, कौन कौन से, सीसा, जस्ता और तांबा। सीसा, जस्ता और तांबा ये धात्विक हैं, जो धातु हैं वो इस अरावली पर्वत जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है। अब इसका जो शुरुआत होती है इस पूरी पर्वतमाला की, वो कहाँ से होती है, गुजरात के पालनपुर जगह है वहाँ से होती है, जबकि इसका अंत दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों पर होता है। जो रायसीन पहाड़ियाँ हैं दिल्ली की, उन पे इसका ख़त्म होती हैं ये पूरी। वर्तमान नाम दिल्ली रेंज भी पर होता है। इस रायसीन पहाड़ी का नाम जहाँ पे दिल्ली में वर्तमान नाम इसका दिल्ली रेंज है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली। सिरोही से तो ये स्टार्ट मतलब गुजरात से होती हुई आती है और हमारे एंट्री करती है सिरोही से, खेड़ ब्रह्मा जगह है वहाँ से, और खेतड़ी जो झुंझुनू में स्थित है वहाँ से ये लास्ट हमारी जो पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला है वो निकल जाती है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई। अब जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है, मतलब कि अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की, परंतु 692 किलोमीटर में राजस्थान में 550 किलोमीटर है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.00% है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.00% है, जहाँ पर राज्य का 10% जनसंख्या निवास करती है। जहाँ पर राज्य की कितनी जनसंख्या निवास करती है, अब हमने देख लिया कि ये कितना है, 9% है। हमने पीछे भी देखा था, सबसे पहले देखा था उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो कि कितना था, 61.11% था। नंबर 2 पे हमने देखा था पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो कि कितना था, 23% था। नंबर 3 पे हमने देखा था दक्षिण पूर्वी प्रदेश जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट था, लगभग 11% था, जो हमने ऊपर देखा था 11% था। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो चौथा है, जो हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% है। कितना है, 9% है। और राज्य की कुल जनसंख्या यहाँ पे कितने निवास करती है, 10% निवास करती है। इस क्षेत्र प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। अच्छा, इस प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला का राज्य में सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर में तथा सबसे कम विस्तार मध्य राजस्थान या अजमेर में है। सबसे ज़्यादा तो विस्तार उदयपुर में है, और सबसे जो कम है, मतलब जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ जैसे हमारे गांव की भाषा में डूंगर बोलते हैं, वो उनका जो निवास है सबसे ज़्यादा जो है वो उदयपुर में है, और सबसे कम है वो इस अरावली पर्वतमाला का कौन से ज़िले में है, अजमेर के अंदर है, मध्य जो राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। किसका काम करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल दे देगा, अरावली दे देगा, और भी दे देगा 2-3, और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पर्वतमाला जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, तो हम आंसर हमारा होगा अरावली पर्वतमाला। अच्छा, आगे चलते हैं। अतः इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, बिल्कुल एकदम लग रहा है कि बीच से होके गुजर रही है, लगभग 2 समान भागों में बांटती है। आगे चलते हैं, कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां हैं, कौन कौन सी है, नंबर 1 है गुरु शिखर, जो कि कौन से ज़िले में है, सिरोही में है, जिसकी हाइट लगभग कितनी है, 1722 या 1727 मीटर है। इसे संतों का शिखर कर्नल टोड ने कहा था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि संतों का टोड के नाम से कौन सी शिखर चोटी को जाना जाता है, गुरु शिखर को जाना जाता है, जिसकी हाइट कितनी है, 1722 या 1727 मीटर है, जो कि कौन से ज़िले में है, सिरोही में है। नंबर 2 पे चलते हैं। इसे संतों का शिखर भी कहते हैं, ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था।
नंबर 2 पे चलते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला की जो अन्य चोटियां हैं वो भी कौन कौन सी हैं। दूसरी नंबर की है वो है शेर, जो कि गुरु शिखर से छोटी है, जिसकी हाइट कितनी है 1597 मीटर है, जो कि कौन से ज़िले में है, सिरोही ज़िले में है, जो कि कौन से ज़िले में, सिरोही ज़िले में है। नंबर 3 पे चलते हैं, इसकी हाइट कितनी है 1597 मीटर है। नंबर 3 पे चलते हैं, नंबर तीसरी जो चोटी है वो भी हमारे सिरोही ज़िले में ही है, जिसका नाम है दिलवाड़ा। कौन सी है, दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1442 मीटर है। नंबर 4 पे चलते हैं, वो है जरगा। जरगा कौन सी चोटी है, नंबर चौथी, जरगा, जो कि कौन से ज़िले में, उदयपुर में है। इसकी हाइट कितनी है 1431 मीटर है। नंबर 5 पे चलते हैं, अचलगढ़। अचलगढ़ जो कि कहाँ है, ये भी सिरोही ज़िले में है, और कितनी हाइट है इसकी 1380 मीटर है। अच्छा, 1380 मीटर है। नंबर 5 पे चलते हैं, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ ये कौन से ज़िले में स्थित है, सीकर में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है 1055 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है 1055 मीटर है। अब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यह है कौन सी, उत्तरी अरावली। जो अरावली है उसमें भी जो उत्तरी अरावली की जो चोटी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सीकर की, रघुनाथगढ़ आदि हैं, ये निम्न चोटियों के नाम हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट करके यहाँ पे लिखा है कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ अरब सागर के तल से शुरू होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो सुदूर दक्षिणी जड़ है वो कहाँ से शुरू होती है, अरब सागर के तल से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, अरब सागर के तल से शुरू होती है। तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। अरावली की कामली घाट राजसमंद पाली में है। अरावली की कामली घाट राजसमंद पाली में है। तो केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। तो केवड़ा की नाल किस में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को अड्डावाला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि अड्डावाला के नाम से अरावली पर्वत श्रृंखला को किस जिले में जाना जाता है, तो बूंदी में जाना जाता है। और क्या क्या है इम्पोर्टेंट, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, शिवपुर घाट, सूरा घाट, दो देबारी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। अरावली की पहाड़ियों में सालर वृक्ष 450 मीटर से अधिक ऊंचाई के मिलते हैं। कौन से वृक्ष मिलते हैं, सालर वृक्ष मिलते हैं, और 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो प्रथम जो भाग है भूगोल का वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट टॉपिक। अब हम आगे चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं।